अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जायद सोयाबीन की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। ड्रिप और मल्चिंग विधि से खेती कर बढ़ाएं फसलों का उत्पादन। हमारे प्रदेश में सोयाबीन एक प्रमुख फसल है, जिसकी खेती लगभग हर क्षेत्र में की जाती है और इसकी औसत उपज के कम मिलने के कारणों पर गौर करें तो उसमें प्रमुख है क्षेत्र के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन और खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग न करना है। तो जो किसान भाई सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, वो इससे अधिक उपज लेने के लिए कौन सी उन्नत किस्मों का चुनाव कर बुआई से पहले कौन कौन सी जरूरी बातों का खास ख्याल रखें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रज किशोर प्रजापति। और आज जो है हम ग्रीष्मकालीन समय में जो है सोयाबीन की उत्पादन तकनीकी पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सोयाबीन जो है एक तिलहनी फसल के रूप में हमारे देश में उगाई जाती है या खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। परंतु जो है अब जो है वर्तमान समय में जो है इसको हम ग्रीष्म काल में भी उगा सकते हैं और किसान भाई जो है अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह एक सोयाबीन की जो फसल होती है इसके हमें जो तापमान सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है गर्मी के दिनों में कि हम बुआई किस समय करें, बीजों का चयन किस प्रकार के करें, जो किस्म होती है। तो जवाहर सोया जो होता है 2029 है, JS 2034 है, JS 2060 है, JS 2069 है, JS 2098 है। तो ये सभी किस्में जो होती लगभग 100 दिनों की होती है। इसमें उत्पादकता जो होता है 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें उपलब्ध होती है। भूमि का चयन और तैयारी। सोयाबीन की खेती हल्की, रेतीली व हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार के भूमि में सफलतापूर्वक की जा सकती है, लेकिन पानी के निकासी वाली चिकनी दोमट भूमि सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहां भी खेत में पानी रुकता हो वहां सोयाबीन की बुआई ना करें। खेत की तैयारी करने के लिए मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है। ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। अब जो है हमें खाद और उर्वरक का किस प्रकार से उपयोग करना है, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो किसान भाइयों हमेशा जो है उर्वरक का उपयोग जो होता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर जो अनुशंसा की गई है उसकी ही उपयोग उसको देखकर ही हम जो है उपयोग में लाएं। खाद की अगर हम बात करें तो 5 से 10 टन जो होता है अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद जो होती है जुताई के समय जो हमें निश्चित रूप से भूमि में मिलाकर जुताई करनी चाहिए। क्योंकि यह दलहनी फसल है तो हमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम लगेगी, तो 20 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी जो होता है फास्फोरस और 25 से 30 केजी जो होता है पोटास की मात्रा प्रति 2.5 एकड़ पर या प्रति हेक्टेयर जो होता है हमें उपयोग में लाना होता है।
उसके अलावा जो होता है सल्फर भी होता है। अगर किसान भाइयों जैसे जिंक की अगर समस्या है तो अगर हम उसको जिंक सल्फेट के रूप में 25 kg प्रति हेक्टेयर हम अगर उपयोग करते हैं 3 साल में, तो इससे क्या होगा कि हमें सूक्ष्म तत्व तो जिंक भी उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा जो सल्फर होता है वह भी पौधे को उपलब्ध होता है, चूँकि यह अमीनो एसिड बनाने में मदद करता है। उसके अलावा जो तेल होती है उसकी मात्रा भी कंटेंट जो होता है बीज में अच्छा होगा। उसके अलावा जो होता है उत्पादकता भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। किसान भाइयों, अभी आपने सोयाबीन की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खेत की तैयारी और उर्वरकों के प्रयोग विधि के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं बीज की उचित मात्रा और बीजोपचार करते हुए सोयाबीन बुआई की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में। अब जो है हमें प्रति 2.5 एकड़ पर कितनी बीज मात्रा लगेगी और हमें बीजों का उपचार किस प्रकार करना है, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। किसान भाइयों, अगर बीज हमारा छोटा है, छोटे दाने का है अगर, तो हमारा जो है 75 से 80-85 kg प्रति हेक्टेयर हमें बीज दर लगेगा। अगर बीज हमारे दाने अगर बड़े हैं तो लगभग 80 से 100 kg जो है प्रति हेक्टेयर हमें बीज दर की मात्रा हमें लगनी होती है। और जो होता है बीज को बुआई के पूर्व जो होता है हमें भूमि जनित रोगों से नियंत्रण के लिए जो होता है हमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब से जो है हमें उपचारित करना होता है 2 ग्राम प्रति kg की दर से। ट्राइकोडर्मा विरिडी जो जैविक होता है हमें जो है 4 से 5 ग्राम प्रति kg बीज को उपचारित करने के लिए उपयोग में लाया जाना होता है। चूँकि यह एक दलहनी फसल है तो निश्चित रूप से जो है हमें राइजोबियम और सीडोमोनास से भी हमें जो है PSB जिसे बोलते हैं फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, उससे हमें उपचारित करना होता है। अगर हम ठोस राइजोबियम और PSB अगर लेते हैं तो उसकी पैकेट जो होती है 200 ग्राम की आती है, जो 10 kg बीज को उपचारित करने के लिए उपयुक्त होता है। और निश्चित रूप से दूसरे दिन जो है हमें उसका बुआई करना होता है। बीज बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, सोयाबीन की बोनी कतारों में करना चाहिए। सोयाबीन की बुआई के लिए सीड ड्रिल का उपयोग किया जा सकता है। कम फैलने वाली किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और अधिक फैलने वाली प्रजातियों के लिए कतारों की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखना उपयुक्त होता है। लेकिन पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखना जरूरी होता है। और 20 कतारों के बाद एक कूड़ जल निथार व नमी संरक्षण के लिए खाली छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा सोयाबीन के बीजों की बुआई 2.5 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए। अब किसान भाइयों जो है हम इसमें खरपतवार के नियंत्रण के बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो चूँकि सोयाबीन की फसल है, ग्रीष्म काल में उगाई जा रही, तो शुरुआती समय में जो है इसकी बढ़वार कम होती है। तो खरपतवार जो होते हैं कंपटीशन करते हैं पौधों के साथ, जो होता है भूमि से पोषक तत्व से लेने के लिए, जल लेने के लिए, उसके अलावा सूरज की किरणें जो होती है हवा के लिए। तो उससे क्या होता है पौधे की बढ़वार जो होती कम हो जाती है। तो शुरुआती जो 30 से 35 दिन की अवस्था होती है वह क्रांतिक अवस्थाएँ मानी जाती है खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो शुरुआती जो है 15 से 20 दिन में हम निराई उराई कर लें, और दूसरा जो होता है हम 35 दिनों की अवस्था में अगर हम भूमि से खरपतवार को नियंत्रण कर लेते हैं, निदाई गुड़ाई कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। इसके अलावा अगर हम रासायनिक खरपतवारनाशी का अगर उपयोग करना चाहते हैं तो प्री इमरजेंस जो हर्बिसाइड हमारे आते हैं, जैसा कि पेंडीमेथिलीन की सक्रिय मात्रा जो होती है अगर 1 लीटर 500 लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव करते हैं प्रति हेक्टेयर, तो हम शुरुआती अवस्था में जो खरपतवार है उसको नियंत्रण कर सकते हैं। अगर अब हम सिंचाई की बात करें तो चूँकि हम सभी जान रहे हैं कि इसको ग्रीष्म काल में उगाई जा रही है और लगभग 100 से 110 दिन की फसल होती है, तो भूमि में नमी को देखते हुए, हमारी भूमि हल्की है कि भारी है उसको देखते हुए जो है हमें सिंचाई करनी होती है। तो ग्रीष्म काल में मुख्यतः जो होता है हमें 15 से 20 दिनों के अंतराल में सिंचित करना होता है। इसमें क्रांतिक अवस्थाएं जो होती हैं, शाखा बनने की अवस्था होती है, उसके अलावा जब फ्लावरिंग की स्टेज होती है, और तीसरा जो होता है फल पॉट फॉर्मेशन होता है जिससे फली बनती है। तो यह मुख्य रूप से क्रांतिक अवस्था होती है सिंचाई करने के लिए। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो बताई गई जो वैज्ञानिक विधि है ग्रीष्म काल में सोयाबीन उत्पादन करने के लिए, अगर आप इसको अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें सोयाबीन प्राप्त होगी, जिसके कारण जो हमारे किसान भाइयों को आमदनी में वृद्धि होगी। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। आज खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। लाडली बहना योजना के महासम्मेलन को करेंगे संबोधित, रोड शो में भी होंगे शामिल। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म, शराब आहाती बंद करने की आबकारी नीति लागू,
611 अहाते किए गए बंद। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। 6 अप्रैल को बीजेपी मनाएगी 43वां स्थापना दिवस। प्रदेश भर में पार्टी करेगी कार्यक्रमों का आयोजन। कार्यक्रम की तैयारियों की सीएम करेंगे समीक्षा। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मेहनत और लगन से किसान खेती को लाभ का व्यवसाय बना रहे हैं और इसमें अगर उन्नत तकनीक का प्रयोग करें तो किसान अपनी आय काफी बढ़ा सकते हैं। आजकल कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग बढ़ रहा है। ऐसी ही एक तकनीक है प्लास्टिक मल्च और ड्रिप का प्रयोग। इनके प्रयोग जहां फसलों में कम पानी लाते हैं वहीं फसलों की पैदावार और क्वालिटी बढ़ती है। तो आप किस प्रकार से करें प्लास्टिक मल्च और ड्रिप का प्रयोग और ये किसानों के लिए कैसे लाभकारी है, आइए जानते हैं कृषि इंजीनियर ओपी शर्मा से। आज के डेट में पानी की समस्या पूरे देश में आप किसान भाई सब देख रहे हैं। इसकी बचत के लिए एक जो तकनीकी है, सबसे जो महत्वपूर्ण तकनीकी है ड्रिप, जिसको हम लोग टपक सिंचाई के नाम से भी जानते हैं। आप अपने खेतों में पानी की समस्या जो फ्लड इरिगेशन आप परंपरागत तकनीक से करते आ रहे हैं, यदि आपके पास पानी की समस्या है तो आप ड्रिप सिंचाई के माध्यम से बूंद बूंद, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद पौधों की जड़ में पानी सीधा प्रवेश करता है। इसके माध्यम से न सिर्फ हम लोग पानी की बचत करते हैं 50 से 60%, इस तकनीक से खरपतवार भी इसका भी किसानों को बहुत ही कम उसमें समस्या होती है। खरपतवार का जो नियंत्रण है ड्रिप इरिगेशन, चूँकि पानी जड़ों के पास ही जाता है, बाकी जगह जो है वो ड्राई रहता है, इसलिए खरपतवार भी इसमें कम आता है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से करीब करीब जहाँ पर जो लेबर हम परंपरागत तकनीक में मेड़ बनाने के लिए, जैसे सबसे पहले जो किसान भाई जो है मेड़ बनाते हैं उसमें कुदाल से बनाते हैं। आज के डेट में जो एक मशीन है जिसके द्वारा रेज्ड बेड मशीन के द्वारा अगर बेड बनाते हैं और उसमें ड्रिप और मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो लगभग 50 से 60% लेबर की भी बचत होती है और उसमें कम समय में एक ही साथ बेड ही बन जाता है। बीच में जो जगह है वो नाली भी बन जाती है उस मशीन से, रेज्ड बेड के द्वारा। और हम लोग ड्रिप अगर लगाते हैं, मल्चिंग लगाते हैं तो किसानों को काफ़ी इसमें लेबर की भी बचत होती है। लगभग 50 से 60% लेबर की भी बचत होती है। प्लास्टिक मल्च क्या है? खरपतवार और सिंचाई जैसी समस्या से निजात पाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की गई है जिसका नाम है मल्चिंग विधि से खेती। इस विधि में बेड को प्लास्टिक से पूरी तरह कवर कर दिया जाता है जिससे खेत में खरपतवार न हो। खेत में लगे पौधे की जमीन को चारों तरफ से प्लास्टिक मल्च के द्वारा सही तरीके से ढकने को प्लास्टिक मल्चिंग कहते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग सब्जियों और बागवानी के लिए काफी फायदेमंद है। इस तकनीक का उपयोग टमाटर, खीरा, करेला, लौकी, पपीता, अनार इत्यादि फसलों के लिए कर सकते हैं। प्लास्टिक मल्च बिछाने के खेत में फायदे: मल्चिंग से खेत की मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, खेत में मिट्टी का कटाव नहीं होता है, खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। और जब ड्रिप इरिगेशन के साथ मल्चिंग कर देते हैं तो और भी जो खरपतवार की समस्या है वो कम हो जाती है। और पौधों के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट है, सर्दियों में खासकर जो पौधों के लिए टेम्परेचर, जो उसको टेम्परेचर चाहिए, माइक्रो क्लाइमेट, आप जो पौधों के विकास के लिए न सिर्फ माइक्रो क्लाइमेट, न्यूट्रिएंट की जो
जो पोषक तत्व पौधों के लिए जो मिलता है वो ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी के साथ साथ, जिसे हम फर्टिगेशन भी कहते हैं, पानी के साथ साथ हम न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट जितने भी हैं आज के डेट में हम लोग उसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से सीधा पौधों की जड़ों में दे सकते हैं। जैसे जीवामृत या और भी जो दवाइयाँ हैं, बायोपेस्टिसाइड्स या बायो जो फंगिसाइड हैं, वो भी हम लोग पौधों में सीधा ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग कम पानी वाले क्षेत्रों में एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों, उबड़ खाबड़ एवं पहाड़ी वाले क्षेत्रों, बागवानी की फसलों जैसे अंगूर, अनार, नींबू, केला, अमरूद, लीची, आम, पपीता आदि में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कतार में लगाई जाने वाली सब्जियों तथा गन्ना, कपास इत्यादि नकदी फसलों में किया जाता है। इस विधि का प्रयोग ग्रीन हाउस में फूलों और सब्जियों की फसलों के लिए भी किया जाता है। ड्रिप प्रणाली की कार्यविधि: इस प्रणाली में जल स्रोत से पानी उठाने के लिए पंप, डिलीवरी पाइप, बाईपास वाल्व, प्रेशर गेज, फिल्टर, मुख्य लाइन, लेटरल लाइन, एमीटर लगे रहते हैं। इनके माध्यम से पानी को पौधे की जड़ों के पास तक पहुंचाया जाता है। ड्रिप इरिगेशन के कई फायदे हैं। 50 से 60% पानी की बचत, और जो खरपतवार की समस्या वो भी नगण्य होती है। और जो समस्या सबसे बड़ी जो है, पौधों का जो ग्रोथ है, परंपरागत तकनीक के माध्यम से इसमें ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। और जो फसल की जो क्वालिटी है, जो शेप है, वो भी यूनिफॉर्म होता है। चूँकि जो न्यूट्रिएंट है वो जड़ों में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही संभव है। और हम अभी तक जो परंपरागत तकनीक से करते आ रहे हैं, उसमें न्यूट्रिएंट का जो अवेलेबिलिटी है प्लांट के रूट जोन में यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसलिए वो पौधों का विकास भी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जो होता है उतना नहीं होता है। और यील्ड भी ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से 15 से 20% कम से कम इसमें वृद्धि होती है। किसानों को ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कई तरह के बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग, खासकर आज के डेट में जहाँ भी पानी की समस्या है, सब्जियों के लिए और भी जो फसल हैं उनके लिए भी बहुत ही इसका बेनिफिट किसान को मिलता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आज खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। लाडली बहना योजना के महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। रोड शो में भी होंगे शामिल। शिवराज कैबिनेट की बैठक खत्म। शराब अहाते बंद करने की आबकारी नीति लागू। 2611 अहाते किए गए बंद। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। 6 अप्रैल को बीजेपी मनाएगी 43वां स्थापना दिवस। प्रदेश भर में पार्टी करेगी कार्यक्रमों का आयोजन। कार्यक्रम की तैयारियों की सीएम करेंगे समीक्षा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर साधा निशाना। इमरजेंसी का जो एक्सीडेंट था वहां से निकले हैं कमलनाथ, इसलिए लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। पंडोखर सरकार को मिली धमकी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, पंडोखर सरकार की पूरी चिंता करेगी सरकार। पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे इंदौर। कई ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला कोरिया और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं।
हालांकि आमतौर पर मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के मध्य रह सकता है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि परिपक्व गेहूं की फसल की कटाई में समय और ऊर्जा की बचत के लिए ट्रैक्टर चलित रीपर या कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करें। विलंब से बोई गई गेहूं की फसल दाना कठोर होने की अवस्था में आ गई है एवं इस समय फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। नमी की कमी होने पर खेत में सिंचाई करें। मौसम शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सुझाव है कि चना, मटर, सरसों, मसूर और अलसी की फसल पककर तैयार हो चुकी है। अतः विभिन्न रबी फसलों की कटाई कर थ्रेसिंग का कार्य यथाशीघ्र संपन्न करें। ग्रीष्मकालीन फसल जैसे मूंग और उड़द की समय पर बोई गई फसल 20 से 25 दिन की हो जाने पर निराई गुड़ाई कर खरपतवार नियंत्रण करें। किसान भाई अगात बुआई की गई प्याज की फसल से खरपतवार निकालकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। प्याज की फसल में बैंगनी धब्बा बीमारी दिखने या पत्तियां सूखने पर मैंकोजेब नामक दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। वर्तमान में आम के बागों में फल आ गया है। बागों में इस समय चूड़ी फफूंदी आमतौर पर लगती है, जिससे फल खराब हो जाते हैं और बाद में फल गिर जाते हैं। इसलिए फसल पर नजर रखने की सलाह दी जाती है। जब भी लक्षण दिखाई दें तब कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम या सल्फेक्स 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। दुधारू गायों एवं भैंसों को प्रोटीन युक्त दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम एवं लुसर्न की कटाई कर सूखे चारे जैसे गेहूं का भूसा एवं कुट्टी के साथ 3 संबंधी 1 के अनुपात से मिलाकर खिलाएं। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। पशु बाड़े को हवादार बनाएं एवं गीले वारदाने लटकाकर ठंडा रखें। यदि संभव हो तो पशु बाड़े में फोगर की व्यवस्था करके हर 4-5 घंटे में फोगर चलाएं। भैंस वंशीय पशुओं को पानी भरे तालाब में छोड़ें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हेवरखेड़ा जिला बैतूल के कृषक प्रवीण गवंडे ने। ये सब्जी वाली फसलों में फलछेदक कीट की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रवीण गवंडे जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कई तरह की सब्जी वाली फसलों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी फसल कुछ हानिकारक कीटों की चपेट में आ जाती है, जिनकी समय से रोकथाम न करने पर किसानों को फसल से कम उपज की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमारे जो किसान भाई सब्जियों की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में जो कीट का प्रकोप अधिक देखने में आ रहा है वह है फल छेदक कीट। यह कीट सब्जी वाली फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके शलभ के शरीर पर विशेष प्रकार के काले भूरे धब्बे होते हैं, जबकि आगे के पंखों पर सफेद बिंदियां होती हैं। इसकी सुंडी हरे से धूसर रंग की होती है। लार्वा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। शुरुआती अवस्था में लार्वा प्रहरों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे प्रहरों मुरझाकर झुक जाते हैं। इसके बाद लार्वा फलों में छेद करके अंदर घुस जाते हैं और फल के भीतरी भाग को खाते रहते हैं, जिससे फल कांटे हो जाते हैं।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सुंडी फलों को किस तरह से नुकसान कर रही है। इस तरह एक सुंडी 2 से 8 फलों को खाकर नष्ट कर सकती है। ऐसे फल खाने योग्य नहीं रहते हैं, जिनका बाजार में कोई भाव भी नहीं मिलता है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए किसान भाई रोपाई के समय 14:1 के अनुपात में मुख्य फसल के साथ गेंदा फसल को लगाएं, जिस कारण ये कीट गेंदा की फसल पर आ जाएंगे, जिससे इस कीट के नियंत्रण में आसानी होगी। इस कीट की निगरानी के लिए 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें और प्रत्येक 20 से 25 दिन के अंतराल पर पुराने लेयर के स्थान पर नए लेयर लगाएं। इसके अतिरिक्त अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा के 3 से 5 ट्राइकोकाट प्रति हेक्टेयर की दर से 10 दिन के अंतराल पर लगाना चाहिए। किसान भाइयों, इस कीट की रोकथाम के लिए BT 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त आप नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। और यदि फिर भी इस कीट का प्रकोप फसल में देखने में आ रहा है, तो फिर सबसे पहले आप कीट ग्रसित फलों को तोड़कर एक जगह पर एकत्रित करके नष्ट कर दें। ऐसा करने से सुंडी एक फल से दूसरे फलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। किसान भाइयों, इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए आप क्लोरांट्रानिलीप्रोल 18.5 SC या इंडोक्साकार्ब 14.5 SC दवा की 400 मिलीलीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आज खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज।